सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, और क्या क्या और आदाब, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और बहुत सारे और भी हमारे यहाँ तरीके हैं जिसके माध्यम से जय जय हो जाए। भाई क्या बात है, जिस नदी के किनारे रहते हैं उस अंदाज में भी हम स्वागत करते हैं और एक तरह से आपस में अभिवादन करते हैं। तो आज हम और भी तरह तरह के अभिवादन और उनके महत्व के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल है ना। तो ये हुई बात। तो भाई देखो ऐसा है ना राजुल, कि जब आए हैं तो कुछ इस तरीके की बात तो होनी चाहिए, लगे कि हाँ कोई बड़ा बुजुर्ग आया है कार्यक्रम में। ऐसे ही थोड़ी कि बस कह दिया कि चलो कहीं घूमने चलेंगे। कहाँ ले चलोगे घुमाने भाई? भाई बुआ आई है तो कुछ खास ही जगह जाना पड़ेगा। बुआ सोच रहे हैं लखनऊ चला जाए क्या? चलो चलो, हाँ बहुत सारी जगह है वहाँ पर। ऐसा नहीं है केवल ऐतिहासिक इमारतें हैं, बहुत सारे नए नए भी संस्थान वहाँ बने हुए हैं ना। हाँ। और फिर हम लोग आज बात करेंगे कुछ और भी तो खास है ना। सखी विशेष में हम मिलेंगे आज मीनाती मिश्रा से, जो कि ओडिसी नृत्यांगना है। और इसके अलावा भाई थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है तो जरा घर बार की भी सुध बुध ले ली जाए। यही तो हम कह रहे थे कि भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग कुछ कुछ सुझाव अपना देते रहते हैं, जो हम लोग करते रहते हैं, और हमारी सखियां भी बड़े प्यार से सुनती हैं और कुछ कुछ अपने भी सुझाव देती हैं। और वहीं जो है कि इसके साथ साथ अभिवादन की तो बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन भैया आज और भी कुछ कुछ खास तो है ना। बिल्कुल। आज हमारा बहुत एक खास दिन है। आज मदर टेरेसा जयंती है। जी आज हाँ, उनकी 111वीं जयंती है। 111वीं जयंती है। हम उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन राजुल एक बात और है भाई। सबसे पहले महिला समानता दिवस की ढेर सारी शुभकामना तो दे दो। हाँ वो तो है भाई। हमारी सखियां इंतजार कर रही होंगी कि क्या बात है, अभी तक महिला समानता दिवस की कोई बात नहीं हुई, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे समानता तो हर जगह महिलाओं को भारत में मिलती ही रहती है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन आज खास तौर से ये दिन मनाया जा रहा है तो इसकी भी कुछ वजह है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे बुआ। लेकिन मदर टेरेसा के बारे में बात कर ले। हाँ ना, देखो ऐसी हम लोग की, वैसे कहा जाए तो हमारे देश की धरती जो है ऐसी है कि जिसने बहुत सारे संत महात्माओं को जन्म दिया। ये बहुत पावन धरती है कहते हैं ना। वैसे ही शूरवीर भी हुए, उतने ही संत हुए, उतने महर्षि हुए, ऋषि हुए, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ तो इस भूमि में ऐसा आकर्षण है ना राजू बिटिया, कि देखो लोग बाहर से भी आकर यहाँ सेवा करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की, है ना। बिल्कुल। 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में उनका जन्म हुआ था और असली नाम था उनका एग्नेस गोंझा बोयाजीजू। और वहां से, अल्बानिया से वो भारत आई और भारत में आकर यहीं बस गई, यहीं की नागरिकता उन्होंने ली। और रोमन कैथोलिक नन थी वो, लेकिन सेवा के मामले में उनका कोई दूसरी मिसाल देखनी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के लोगों की, चाहे वो कमजोर हों, असहाय हों, कितने भी बीमार हों, यहाँ तक कि जो एड्स के रोगी होते थे उनकी भी सेवा की, और कुष्ठ रोगियों का विशेष रूप से ख्याल रखा। जानी जाती थी वो। और एक बात और है, ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि इनका धर्म केवल और केवल मानवता का धर्म होता है, इंसानियत का धर्म होता है। बस जरूरतमंद कोई भी है तो उनके वहां चले जाए, और वो कहते हैं ना डेस्टिट्यूट्स होम, तो जो भी जरूरतमंद है वो उनके लिए उनका घर था, आश्रय स्थल था, और वो उसे वैसे ही आत्मसात करती थी। अक्सर जो भी इनके संस्थान है वहां पर भी जो जिसको जरूरतमंद है जाके रहता है, करता है। तो इस तरह से उन्होंने एक धर्म अपना बना लिया, सेवा का धर्म। तभी तो उन्हें शांति दूत कहा गया। और पूरी दुनिया उनको प्रेम करती थी। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेवा कर्म में वो न सिर्फ खुद लगी रहती थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल, प्रेरणा बन जाती थी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी ही बातें थी उनमें जिनके लिए उनको जीती जागती संत भी बहुत सारे लोगों ने कहा, और सेवा की तो प्रतिमूर्ति थी ही। तो ये तो भाई बात है ऐसी।
और फिर वही वाली बात आती है कि हमारी बहनें कुछ ऐसा है करती हैं, तो जैसे कि एक स्त्री के तौर पर हमें बड़ा फ़क्र भी होता है कि मदर टेरेसा एक स्त्री होकर और जिस ढंग से उन्होंने एक अपनी मिसाल दिया कि किस तरह से उनके में ममत्व, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, करुणा, ये सब भाव जो थे, जो कहते हैं ना कि एक स्त्री का गुण होता है, वो उनके में समाहित था, तभी वो इतना कर सकी, है ना? सही बात है। तो उनको आज हम बहुत श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं जी। और उन तमाम स्त्रियों के लिए भी आज खास बात है जी। जिन्होंने अपने आप को बराबरी का दर्जा हासिल कराने के लिए, जिन्होंने अच्छी खासी मुश्किलें हैं वो पार की और मुश्किलें पार करके वो आज किसी न किसी मुकाम पे पहुंच गई। और देखो ऐसा है ना कि जब बात आती है कि महिलाओं में भेदभाव की बात, ये समानता दिवस की बात तो तभी आई ना, देखो राजुल, कि कहीं ना कहीं तो भेदभाव था। अब चाहे कोई भी विश्व का जो सबसे बड़ा देश हो, जो बहुत अत्याधुनिक अपने को मानते हो, या कोई भी हो देश, मानने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वहां पर ऐसा था कि उनमें विभेद था लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष में, और फिर उन्हें स्त्रियों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी और ये दिन मनाया जाने लगा, है ना? हाँ, क्योंकि उनको वोट करने का अधिकार इस दिन मिला था और यहीं से शुरुआत हुई थी एक कि जो मुख्य फैसले हैं जो जीवन धारा से जुड़े हैं, जिनसे कि देश बनता है, समाज बनता है और मतलब घर को अच्छी तरह से चलाने में एक महिला सक्षम हो पाती। भाई घर तो सबसे पहले आता है महिलाओं के लिए। भाई घर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है कि नहीं? हाँ, तो उन सब के बारे में अपने विचार रखने की एक जो आज़ादी मिली थी वो 26 अगस्त का ही दिन था। और सन 1920 में ये अमेरिका में लोगों ने लड़ाई लड़ी स्त्रियों ने, और उसके पहले भी बहुत सारी जद्दोजहद हुई। वहां पर ये भी हुआ पहले कि शादीशुदा स्त्रियों को घर की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी, उसके लिए लड़ाई लड़ी गई। तो कुछ इस तरह से लड़ते लड़ते ये दिन आया कि समानता के अधिकार की बात आई और सबसे पहले मतदान की बात आई, यानी कि हम देश के नेतृत्व में या देश में जो शासन प्रशासन है उसमें हमारा एक नेतृत्व होना चाहिए। हाँ, हम अपना योगदान दे सकें। जी, अगर हम होंगे तो जाहिर है कि हम अपनी समस्या समझ सकेंगे। ये तो चलो वैसी बात है कि आंकड़ों की बात, लेकिन अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर हम सबको देखना होगा कि आसपास क्या स्थिति है बहनों की, है ना? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात कहने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, या सिर्फ यही बात नहीं है कि आपको मन का खाना, मन का कपड़ा, मन का घूमना मिल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन से भी परे होती हैं और वो पूरी हो रही हैं या नहीं, ये कई बार जब नहीं देखा जाता तो बड़ा दुख होता है और ऐसे में लगता है कि कुछ करें। बिल्कुल कुछ करें। और वैसे भी देखो कहते हैं ना कि आधी दुनिया कहा जाता है स्त्रियों को, है ना? जब आधी दुनिया ही अगर ठीक नहीं रहेगी, अंधेरे में रहेगी या कहीं ना कहीं से मोहताज रहेगी किसी और की, तो कैसे आप तरक्की की बात कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन बुआ ऐसा नहीं है कि ये बात मतलब हम एक तरफा नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर खुद पुरुष आगे बढ़ के स्त्रियों को इस तरह आगे बढ़ाने में, उनको उन्नति करने देने में मदद करते हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो अब ये कहावत भी बनने लगी है कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है। हाँ, देखो बड़ा बेमन से कह रहा है। देखो ये तो वर्ड फेमस है कि ये सारी चीजें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये भी बात बहुत है कि एक दूसरा पक्ष भी है जिसके लिए ये समानता वाली दिवस की बात आ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को समझना पड़ेगा कि महिलाओं को दें समानता का अधिकार, बल्कि महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि हम में भी कुछ है और हमें वो अपना हासिल करके रहना है। सिर्फ किताबों तक उसको न रखें, जो भी कानूनी बातें हैं उनको भी हक से लें और वहीं अपने कर्तव्यों से भी पीछे न रहें, है ना? मतलब अपने अंदर के जो उस खास महिलापन को है जो कि कुलबुलाता है, झटपटाता है और कभी कभी मचलता भी है बाहर निकलने के लिए, उसको पहचाने और निकलने दें और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल।
हल्के हल्के दर्दों में मुस्कुराना अच्छा लगता है, रोशनी जो देता हो तो दिल जलाना अच्छा लगता है, एक पल सही उम्र साथ रखना आखिरा जिंदगी से फिर एक वादा मैं कर लिया रे, जिया 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 रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया चली रे चली रे पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया। तो भाई जोश की ऐसे ही पंख लगा के उड़ते चले जाएं, बस ऐसा ही होता है। लेकिन इस समानता के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और उन जिम्मेदारियों की भी बात होती है तो वो भी महिलाएं बखूबी निभाती हैं। निभाती हैं? निभाती सच तो बताओ। है, सच तो है बुआ, आप तो डरा देती हैं। सच तो है भाई, महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं और जिम्मेदारियां निभाने के नाम पर वो कई बार अपना सुख आराम वो भी होम कर देती हैं। देखो ये बात तो हमारे भाइयों पर भी लागू होती है भाई, हम तो उनका भी पक्ष जरूर लेंगे क्योंकि दोनों में दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन हाँ, समाज की जो जिम्मेदारी है वो जरूर होनी चाहिए कि हमारी बहनों को बराबर से आगे बढ़ने का मौका दें, फिर उनके अपने आदतें, उनका अपना व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, तो फिर उन्हें देखो आगे ले जाएगा। मतलब अगर आपको मौका मिलेगा तब तो कुछ कर पाएंगे ना भाई, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है ना कि मौका तो देना चाहिए। फिर अगर आपका अपना अच्छा व्यवहार है या कुछ करने की प्रतिभा है तो आप तो चमक उठेंगे। बिल्कुल, ये बात तो है। तो चमकते हैं ऐसे ही। ये एक हमारे श्रोता ने संदेश भेजा है बुआ, महिलाएं समाज का एक ऐसा स्तंभ है जिनके बिना इस समाज की कल्पना करना ही बेकार है। महिलाएं अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है। देखिए हमने कहा था ना, माँ, पत्नी, बहन, शिक्षक और दोस्त, उन्हें हर रिश्ता निभाना बखूबी आता है। महिलाएं ही हैं जो सिखाती हैं कि कैसे विपरीत हालातों में असफलताओं का मुकाबला किया जाए और सफलता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा प्यारा सा लिखकर भेजा है। और इन्होंने एक सवाल भी लिखा था जो आपने पूछ लिया कि क्या सचमुच समानता का दर्जा हासिल है, वो तो बुआ ने पूछ ही लिया है। तो भाई ये तो विचारणीय प्रश्न है। लेकिन ये बात है कि जब अपनी खूबियों को पहचान कर महिला कोई आगे बढ़ती है और चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ती है तो निखरती है। अब उसी निखार के साथ बहुत कुछ बन सकती है। वो बन गई। देखो मीनाती मिश्रा जी, ओडिसी नृत्यांगना है ना। बिल्कुल, तो हमने पहले ही बता दिया था कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा में जन्मा और विकसित हुआ ओडिसी नृत्य। ये तो सब लोग जानते हैं कि उड़ीसा का ये नृत्य है खास, और दरअसल देश के उन लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसके आकर्षण ने देश ही नहीं विदेश के भी अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। बहुत अच्छा लगता है सच में। और एक तो उसकी वेशभूषा और वो जो शोला बूट से वो जो सज्जा जो होती है बड़ी सुंदर शोला बूट से एकदम हल्के हल्के शोला बूट के वो सफेद सफेद जो पहनते हैं मुकुट जैसे, वो बड़ा सुंदर लगता है। कमर में भी जो पहनते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी ओडिसी नृत्य का जिक्र होता है तो ये सब चीजें तो याद आ ही जाती हैं। लेकिन पद्मश्री श्री मीनाती मिश्रा का नाम लिए बिना ये जिक्र थोड़ा अधूरा रह जाता है। बिल्कुल, ओडिसी नृत्य की एक खास शैली होती है और उसको
सीख कर, उसको बिल्कुल अपने जीवन में उतार कर, मतलब उनके जीवन में उतरी थी ये नृत्य, बहुत बड़ी बात। उसे प्रसिद्धि के शिखर तक ले गई ये पद्मश्री मीनाती मिश्रा जी। जी हाँ। तो 1929 का वो दौर था जब कटक के एक स्कूल में हेडमास्टर बसंत कुमार दास जी के घर उनका जन्म हुआ था। चौथी संतान थी वो, और जब ये कन्या रत्न जन्मा तो बहुत खुशी भी मनाई गई, लेकिन बचपन में ही उस कन्या ने नृत्य और संगीत की ओर अपना खास उनकी दिलचस्पी दिखने लगी थी कि उन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और ये बालिका थी मीनाती मिश्रा। वैसे कहा जाए अगर उड़ीसा की बात करें तो मीनाती मिश्रा होंगी है ना। मीनाती मिश्रा विषय आधारित नृत्य के साथ उन्होंने ओडिसी नृत्य भी सीखना शुरू कर दिया, और 1950 में उन्होंने सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गुरु केलुचरण महापात्रा से भी ओडिसी की बारीकियां सीखी। और केलुचरण महापात्रा जी को कौन नहीं जानता, बिल्कुल ओडिसी के पितामह कहे जाते हैं। और 1954 में ओडिशा सरकार से उनको एक स्कॉलरशिप मिली, जिस पर उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान कला क्षेत्र में भरतनाट्यम भी सीखा। मतलब ओडिसी की बारीकियां सीखते हुए उन्होंने दूसरे, होता है ना कि कहीं कहीं पे लोग एक ही जगह बंद कर रह जाते हैं, लेकिन वो भरतनाट्यम भी उन्होंने सीखा। बहुत बड़ी और बात फिर है। अगले साल ही उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री आर्ट्स में भी प्रवेश मिला, जहां उन्होंने सुविख्यात गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। और फिर 1956 का साल आया, तब क्या हुआ बुआ? जब 1956 आया तब मीनाती मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पहली बार नृत्य प्रदर्शन किया, यानी मंच प्रस्तुति दी कह सकते हैं ना। और सोचो उस समय हालांकि मुश्किल था, फिर भी किया उन्होंने, और पहली बार में ही उनके नृत्य को सराहा गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि लगातार 3 साल तक देश के विभिन्न शहरों में उनके प्रदर्शन आयोजित होते रहे। वो प्रदर्शन देती रहीं, दिखाती रहीं। और हमें लगता है राजुल ना कहीं देखो ये तो वही है कि सब जानते हैं कि आपके पास जब कई कलाएं एक साथ सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो रस है वो दूसरे में भी दिखाई देने लगता है, और उसका आनंद कुछ अलग ही हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, कुछ परिपक्वता और बढ़ जाती है, और कुछ ना कुछ उसमें अनोखापन आ जाता है, अनूठापन आ जाता है ना। फिर 1959 में उन्हें इंटरनेशनल फोटोग्राफिक एसोसिएशन के बुलावे पर स्विट्जरलैंड बुलाया गया, और वहां उनके बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। नाट्यशाला पर उन्होंने एक थीसिस भी लिखी, जिसके लिए उन्हें जर्मनी की फिलिप यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इस तरह की उपलब्धियां, उनकी उपलब्धियां जो थी एक से बढ़कर एक थी। अब आप विवाह की बात बता रही थी ना बुआ? भाई उनका विवाह की तो बात बतानी पड़ेगी ना, कि उनकी जो शादी हुई नित्यानंद मिश्रा से हुई, जो इंजीनियर थे। और लेकिन उनके कला को बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा, और वो आगे बढ़ते रही, तभी तो आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और मीनाती जी ने 5 उड़िया फिल्मों में भी अभिनय किया, और ये फिल्में जो हैं अगर उनकी बात करें तो सूर्यमुखी, जीवन साथी, साधना और अरुंधति को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1975 में उन्हें उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और सन 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है। और फिल्म और मंच के साथ ही रेडियो से भी उनका जुड़ाव रहा। ऐसा नहीं है कि नृत्य करती थी तो सिर्फ मंच और अभिनय में ही रही वो। उन्होंने शास्त्रीय संगीत गायन भी सीखा। भाई ये तो दांतों तले उंगली दबाने वाली बात हो गई है ना। संगीत प्रभाकर किया उन्होंने। मीनाती मिश्रा जी 1964 से लेकर 1989 तक लंबा अरसा है, बहुत लंबा अरसा है। वो भुवनेश्वर के उत्कल संगीत महाविद्यालय की प्रधानाचार्य रही इतने लंबे अरसे तक। और जब प्रधानाचार्य वो रही तो उन्होंने उस दौरान ओडिसी नृत्य के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, उसका कोर्स बदला, उसके पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया ओडिसी की नृत्य को, और उसका परीक्षा कैसे होगी ये बताया। ओडिसी नृत्य गायन का पाठ्यक्रम तो उन्होंने, जैसे तुमने कहा, निश्चित किया, लेकिन उसके संग से जो था ना, उस समय तक नहीं था,
तो इन्होंने ही उसको शुरुआत की कि नृत्य के रंगमंचीय पक्ष को भी उनमें सम्मिलित किया कि किस तरह से रंगमंच पर प्रस्तुत करना, यानी स्टेज प्रस्तुति जिसको कहते हैं, वो भी उसमें परीक्षा में उन्होंने सम्मिलित की। क्या बात है। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि जब आप रंगमंच मंच पर आप प्रस्तुति इस तरह से देते हैं परीक्षा में, तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। और फिर आप, जैसे कि वो खुद उन्होंने विश्व में सब जगह घूम घूम के प्रदर्शन किया, तो जो भी वहां से पढ़कर निकलेगा उसमें वो क्षमता आ जाएगी, वो प्रतिभा आ जाएगी कि वो कहीं पर भी प्रस्तुति दे सके। तो एक बहुत बड़ा आयाम उन्होंने उसमें जोड़ा, अध्याय जोड़ा, है ना। हाँ। और फिर इस तरह से जैसे तुमने कहा परीक्षा का स्वरूप उन्होंने निर्धारित किया। फिर बहुत सारी कोशिशें उन्होंने और भी की कि इसके ओडिसी नृत्य के विकास को एक नई दिशा मिले, और वो सफल भी रही उसमें। और इस तरह से सन 2012 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया उनके इतने ढेर सारे कार्यों के लिए। लगातार वो लगी रही। हाँ। तो उनके इस कार्य को सम्मान दिया गया। ये कार्य उनके लगातार चलते रहे, जीवन पर्यंत वो करती रही। 1980 में जब उनके पति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उसके बाद से मीनाती मिश्रा जी ने स्टेज कार्यक्रम से एकदम रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, संन्यास ले लिया, उन्होंने बंद कर दिया। और बस सिखाती रही या बताती रही, लेक्चर देती रही। हाँ देखो राजुल, यही होता है ना कि एक कलाकार के लिए जरूरी नहीं कि वो सिर्फ, उन्होंने सिद्ध कर दिया ना कि सिर्फ मंच प्रस्तुति ही कला की आपको सेवा नहीं है, आप और भी तरह से कला की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो वो उन्होंने इसको साबित कर दिया। और फिर 1990 में सेवानिवृत्ति के बाद आप स्विट्जरलैंड चली गई, और फिर वहीं रहते हुए उन्होंने अपना जितना भी समय था वो नृत्य के उत्सव आयोजित करने में, या नृत्य पर कोई लेक्चर या सेमिनार्स होते थे उनके लिए, या वर्कशॉप भी वो आयोजित करती थी। क्या बात है। तो उन सब में उनका समय लगने लगा। इसी सिलसिले में वो अक्सर भारत और कनाडा भी आती जाती रही। स्विट्जरलैंड, भारत, कनाडा, इन सभी देशों में उनके ये गतिविधियां चलती रही। और देखो जो होता है ना, कार्यशालाएं आयोजित करना या जिस तरह से मंच प्रस्तुतियों में लेक्चर देना, ये सबसे अपने अनुभव को बांटना होता है ना। और इस तरह से उन्होंने और लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया, प्रोत्साहित किया। बिल्कुल। तो इस तरह से सेवा करती रही, और सेवा करते करते 6 जनवरी 2020 को स्विट्जरलैंड में आपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। लेकिन जो उनका सिखाए हुए शिष्य हैं, या उन्होंने जिस तरह से ओडिसी नृत्य को आगे बढ़ाया, वो एक मिसाल के तौर पर हमेशा हमारे मनमानस में जीवित रहेगा। बिल्कुल। ताल ताल दे तारी, थिरकत अंग लचक झुक झूमत ताल ताल दे तारी, मोहन रूप विभोर बावरी, मोहन रूप विभोर बावरी, अखियां डरे नटारी।
बुआ, हाँ। जो ओडिसी नृत्य होता है उसमें जयदेव की रचनाएं बहुत इस्तेमाल होती हैं, हाँ, उनका उन पर प्रयोग बहुत होता प्रयोग है। किया गया है। तो भई ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे देश के अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग जो नृत्य हैं, गायन है, वादन है, उनकी एक अलग ही छटा है और कितना समृद्ध है हमारा देश, है ना? बिल्कुल। हर मामले में। हर मामले में चाहे आप उसको घूमने की जगह ले लीजिए, तो घूमने चले के लिए घूमने। हो, खाने-पीने की जगह हो, हाँ, चलो, चलो, जल्दी चलो। क्योंकि हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं कि वहाँ के तो अब व्यंजन की बात होगी, जब इस बारिश में जब अब जाएँगे लखनऊ, हुँ, तो कुछ ज़रूर ज़ाहिर है कि वहाँ के ज़ायकेदार व्यंजनों की भी बात होगी। तो सच बात है कि भारत के हम किसी भी प्रदेश की बात करें, तो हमारी जो सांस्कृतिक, कलात्मक, ऐतिहासिक विरासत के साथ बाहर से आने वालों के लिए बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र होते हैं और हर शहर का अपना एक अंदाज़ होता है राजुल, है ना? हुँ, ख़ास मिजाज, बोली और व्यवहार होता है जो कि देशी पर्यटकों को भी एक अलग अनुभव देता है ना? हुँ, अब सोचो केरल से कोई आया हो, हुँ। तो उसको कैसा लगेगा लखनऊ? हाँ, बिल्कुल। अलग किसी भी लगेगा। दूर के हिस्से से आया हो, जी। उत्तर प्रदेश के से हाँ। बाहर से आया हो, तो मणिपुर उसे से आए हों, असम से आए हों, कहीं से भी आए हों, हुँ, कर्नाटक से आए हों, तो बिल्कुल अलग लगेगा। यहाँ तक कि गुजरात से भी कोई पहुँच जाए तो उसको कैसा लगेगा? हुँ। कुछ भी गुजराती तो आके कहेगा केम छो? अ, तो भई लखनऊ वाले को तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं शान-ए-अवध की बात, वो शान-ए-अवध पूरा अवध क्षेत्र है और हुँ, वैसे शान-ए-अवध है लेकिन उसको सुबह बनारस और शाम-ए-अवध भी बड़ा कहते हैं ना कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तो ये शाम-ए-अवध लखनऊ की शामें जो हैं वो बहुत खूबसूरत, एक अलग ही मंज़र होता है उनका और जी, आपको एक अलग ही आनंद से भर देती हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और आज भी इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। भाई क्यों नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहाँ नवाबों का शासन रहा है हुँ। और इसका प्रभाव आज भी लखनऊ में नजर आ ही जाता है। बोलने का सलीका हो, अदब-कायदा हो, नज़ाकत हो, नफ़ासत हो, कुछ भी हो, लखनऊ आज भी अपनी ख़ास तहज़ीब के लिए मशहूर है। शीरी जुबान के लिए भी है ना? और साथ ही इसकी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें, उनके लिए भी आप शहर में घूमें तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहाँ जो स्वप्न जैसा लगता है। जी, बिल्कुल। आसपास जो इमारतें बनी हैं सड़क पर चलते जी। हुए, उनको देखकर किसी और काल में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर अचानक आपको जग कर वापस आना पड़ता है क्योंकि आप सड़क पर हैं। सड़क पर है और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी ये हाँ। इमारतें जो है ना राजुल, हिंदुस्तानी, इराकी और तुर्की कला के संगम की बेजोड़ मिसाल कही जाती हैं। तो कुछ इमारतों में देख लेते हैं अंदर चल के। बिल्कुल। सबसे पहले चलते हैं आसिफी इमामबाड़ा। इसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है और इसे 1784 में अकाल पड़ा था। उस समय नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाना शुरू किया था और ये 1790 में पूरा हुआ था। यानी कि पूरे 6 वर्ष तक ये बनता रहा। इसकी भी कहानी है हाँ। कि कहा जाता है कि जो बनता था उसको रात में आकर जो नवाब साहब के जितने सारे करिंदे थे वो सब तोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि ये जो उन्होंने निर्माण शुरू किया था नवाब साहब ने, वो इसलिए शुरू किया था कि जिससे जो बेरोजगार हैं या अकाल के तो हाँ, किसानों को पैसे मिल सके और जो लोग कहते हैं ना कि बहुत स्वाभिमानी हैं, वो ऐसे पैसे नहीं लेंगे तो उनसे मेहनत करवा कर उन्हें पैसे देना ताकि उनको उनकी नजरें न झुक जाएं, ये उनके मन में था। और इसके बारे में मिसाल भी है ना, जिसको न दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जिसको न दे मौला उसे क्या दे आसिफउद्दौला। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो जुड़ी हैं, पता नहीं कितनी सच है नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इसकी इमारतों की अगर हम बात करें तो इमारतों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 5 हिस्से हैं, बटे हुए हैं और इसमें 3 दालान है, एक हस्तपहल हॉल है और एक मुरब्बा हॉल है। इमामबाड़ा परिसर में सामने हरा भरा प्रांगण है जिसमें पश्चिमी भाग में मस्जिद और पूर्व की ओर बावली है। और यहाँ स्थित भूल-भुलैया, क्या बात है, एकदम अनूठी इमारत है। सचमुच आप जाएंगे तो गुम हो जाएंगे। घुमावदार रास्ते हैं, खूब मोटी-मोटी दीवारें हैं और ये जो घुमावदार रास्ते हैं इसमें सच में बहुत कम ही लोग हैं। हमें नहीं लगता कि कोई लौट पाता है जाने के बाद, इसलिए आपको गाइड की जरूरत पड़ती ही है। जरूर पड़ती है। और एक बात और है रेणु जी, बुआ, कि ये जब हम घूमते हैं इन भूल भुलैया में तो अक्सर बाहर बहुत तेज गर्मी हो रही होती है या कुछ दूसरा ही माहौल होता है और अंदर अच्छा सा शीतलता रहती है। इतनी मोटी दीवारें जो आपने भी जिक्र किया था। बिल्कुल। तो इमामबाड़े के बाहर एक रूमी दरवाजा है, बहुत खूबसूरत है।
एक इमारत जैसी है, दरवाजे जैसा है, एक मेहराब पर स्थित है इमामबाड़ा, और इससे लगी इमारतों में कहीं भी लोहा या लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है। और वैसे भी इमामबाड़े में छत पे भी ऐसा बताते हैं कि अलग अलग दिशाओं में उसके झरोखे बने हैं, ताकि वहां चढ़कर अगर जैसे बंदूकें चलानी हो, कुछ दुश्मन आक्रमण करे, तो हर दिशा में आप अपना बचाव कर सकें वहां लोग सैनिक, और आक्रमण कर सकें दुश्मनों के ऊपर। और ऐसा उसका झरोका एक ऐसा बना है कि काफी अंदर की तरफ है वो झरोखा, लेकिन वहां से जो सदर दरवाजा है, जो खास जहाँ से प्रवेश द्वार है, वो देखा जा सकता है। तो अगर कहीं हमला होने वाला हो तो वहां पर बैठा इंसान फट से देख लेता है और तुरंत खबर कर देता है। और वहां पर वो एक जो ताली बजाने वाला है कि एक कोने में बजाइए और आपको कहीं और सुनाई देगी। बिल्कुल, ये तो ताली तुमने बहुत बड़ी बात कही। वहां तो एक कागज भी अगर आप फाड़ते हैं या माचिस का वो आप माचिस भी जलाते हैं तो उसकी आवाज आपको दूर तक सुनाई देती है। ये सब शिल्प का एक अद्भुत नमूना है जो पहले बना है। और इमामबाड़े के बाहर जैसे हमने कहा रूमी दरवाजा, फिल्मों में देखा होगा, गदर में बहुत ज्यादा इसको दिखाया गया है। ऐसे ही लखनऊ में मोहम्मद अली शाह का बनाया छोटा इमामबाड़ा है, जहाँ की सजावट तो देखते ही बनती है। और ये भी एक बहुत पुरानी इमारत है, और यहाँ पर भी अक्सर पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। खासतौर से इसका जो गुम्बद है बहुत खूबसूरत बना है, जो कमरख होती है उसके आकार का, जो उसकी फांकों की तरह के गुम्बद है सुनहरे, बहुत सुंदर लगते हैं। फिर घंटाघर अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़े घंटाघरों में से एक है, सबसे ऊंचे, और ब्रिटिश वास्तुकला का बेहद सुंदर नमूना है। इसे 1887 में बनवाया गया था। और घंटाघर के समीप पास में ही पिक्चर गैलरी है, जहां अवध के नवाबों की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, और लखनऊ में एक बहुत बड़े परिसर में ये स्थित है। यहाँ मूल निर्माण नवाब सादत अली खान ने कराया, जिसमें बाद में कुछ और इमारतें बनी। ये रेजिडेंसी है जहाँ पर सादत अली खान साहब का बनवाया हुआ मुख्य परिसर था, और उसके बाद उसमें बाद में उनकी बेगम ने और दूसरे लोगों ने कुछ कुछ इमारतें और बनवाई, और फिर ये इतना बड़ा बन गया कि ब्रिटिश शासन काल में इन्हें ले लिया था अंग्रेजों ने, और उस समय वहाँ पर ये रेजिडेंट जो थे वो अपनी सेना के साथ रहते थे। जी हाँ। 1857 का जो गदर आया था उसमें इन इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा, और बुआ देखा होगा ना कि कहीं कहीं पे तोप के गोलों के भी निशान दिखाई देते हैं। बिल्कुल, अभी तक वहां पर गोली बंदूकों के और उनके निशान हैं, और ये बताते हैं गवाह कि किस गवाह हैं ये दीवारें कि किस तरह से हमारे शूरवीरों ने सामना किया ब्रिटिश सैनिकों का, है ना। और वैसे भी सिकंदर बाग चौराहा जो है वो भी बहुत बड़ी निशानी, कहते हैं लोग कि हाथी तक खून की नदी बह रही थी जिस समय वो हुआ था, गदर हुआ था, 1857 का संग्राम। जी हाँ। और जहाँ की कहते हैं ना वो वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, बिल्कुल उस चौराहे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसकी शहर के बीचों बीच में जो चिड़ियाघर है, क्या बात है, जिसको बनारसी बाग कहा जाता है। हाँ जी हाँ, ये तो है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर रहे थे सादात खां का मकबरा, शाह नजफ इमामबाड़ा, बनारसी बाग विशिष्ट है जो वास्तव में चिड़ियाघर है, लेकिन इतने पुराने पुराने उसमें वृक्ष हैं, और वैसे भी हमें लगता है कि बहुत समृद्ध है यहाँ का चिड़ियाघर, जिसमें कि हर तरह के जानवर हैं, और बहुत विशाल परिसर है उसका, और बिल्कुल शहर के बीचों बीच में कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी संतुलित करता है। और वहां पर एक जो संग्रहालय है वो देखने योग्य है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, और एक मम्मी भी रखी है जो ताबूत में लिपटी हुई, जिसको देखने के लिए काफी भीड़ रहती है और लोग काफी डरते भी हैं, छोटे बच्चे खास तौर से बहुत डरते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें इतिहास में जिनको रुचि होती है वो उस संग्रहालय में जाके बड़े खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, और वाकई देखने लायक है क्योंकि संग्रहित की हुई चीजें हैं। ऐसे ही शहीद स्मारक है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये स्मारक 1857 के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया गया है, और इस संग्राम में लखनऊ निवासियों नवाब वाजिद अली शाह और उनके बेगम हजरत महल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये तो सब जानते हैं। हाँ, तो यहीं पर एक पुस्तकालय भी है, और उससे कुछ दूर पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन, कई सौ साल पुराना, वो भी देखते ही बनता है। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो वहां पर जहाँ पर कभी एक बेगम हजरत महल पार्क हुआ करता था, वहां पर एक और मकबरा है सादत अली खान साहब का, तो वहां पर भी लोग जाते हैं और देखते हैं, और वहां पर
रावण भी जलाया जाता जी था। हाँ, दशहरे का समय आ रहा है, तुम्हें याद आ गया होगा जरूर। तो इस तरीके के वहाँ पर छोटे बड़े आयोजन होते रहते हैं। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे और भी प्रेक्षागृह हैं जहाँ नृत्य, नाट्य, संगीत ये सब होता रहता है। रविंद्रालय, हाँ, रविंद्रालय है, और उसके बाद और भी प्रेक्षागृह हैं, उमानाथ बलि प्रेक्षागृह हैं। हाँ, और ऐसे ही अगर हम संगीत के लिए करें तो संगीत विश्वविद्यालय जो है, संगीत का भातखंडे। विद्यालय भातखंडे विश्वविद्यालय का अब दर्जा मिल गया है जिसे, वो भी अपने आप में बहुत समृद्ध है, और वहाँ लोग आकर संगीत की अलग अलग सब विधाओं को, शैलियों को सीखते हैं, है ना। तो बुआ, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, गन्ना संस्थान, अरे भैया, उसको कैसे भूल जाएंगे? नहीं नहीं, हम बोलेंगे नहीं। पहले ऐसा करो, पहले गाना एक सुना दो, फिर अब हम आगे कहीं घूमेंगे। हम तो थक गए हैं, थोड़ा सा गाना वाना सुनाओ, तब कुछ खाया पिया जाए, तब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ चलो अब रानी, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी। अमा ममा 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 मा, ला 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 ला, अबा बाबा 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 बाबा। ओ जी नन्नतिया के भाई, जी तेरी जान गई चतुराई। ओ जी नन्नतिया के भाई, तेरी जान गई चतुराई। प्यार बालमा घड़ी खुशी की बात बनी मन मानी, ओ बात बनी मन मानी। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी। हमसे मिल मिल के, ओए हमसे मिल मिल के, दूर क्यों चले, ओ जी दूर क्यों चले। ओ मेरी रबड़ी, ओ मेरी ककड़ी, ओ मेरी मकड़ी। हमसे मिल मिल के दूर क्यों चली। मैं तो बंठन के, ओ मैं तो बंठन के सामने खड़ी, ओ जी सामने खड़ी, सामने खड़ी, देखो सामने खड़ी। ओ मोरे बालमा, वो मोरे रसिया, वो मोरे छलिया, मैं तो बंठन के सामने खड़ी। लखनऊ पैसेंजर मैं बन जाऊं, सिग्नल तुम बन जाओ। मैं तो बजाऊं प्रेम की सीटी, झंडी तुम दिखलाओ। गाड़ी मेरी लेट हो न जाए, हा 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 हा। गाड़ी मेरी लेट हो न जाए। बात तुम्हारी मंजूर नहीं है, छोड़ो मेरा पल्ला, हो छोड़ो मेरा पल्ला। ससुराल हमारी कुछ दूर नहीं है। काहे करे हल्ला हो, काहे करे हल्ला हो, काहे करे हल्ला हो, काहे करे हल्ला। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो अब। भाई, हर जगह की अपनी विशेषता होती है बुआ। सही बात है, ये तो होती ही है सबकी कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। खाने पीने की भी खास अदाएं होती हैं। लेकिन पहले अगर हम जो बात कर रहे थे घूमने फिरने की, तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक बेहद खूबसूरत स्थान है। बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत विशाल परिसर है इसका, और देखने लायक जगह है। इसके अलावा हाथी पार्क है, बुद्धा पार्क है, दिलकुशा गार्डन है, और जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे और भी संस्थान बन गए हैं, बॉटनिकल गार्डन भी है। लेकिन वहीं जैसे तुमने बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, वहीं पर भारतीय मतलब राष्ट्रीय स्तर के हमारे भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी है, और वहीं इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। तो कुछ इस तरीके के बहुत केंद्रीय स्तर के संस्थान हैं जहां पर
तरह तरह के शोध होते रहते हैं, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, और संगंधीय पौधों पर भी कुछ वहाँ पर कार्यकलाप होते रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि पुराने, प्राचीनतम और आधुनिकतम चीज़ों का एक बड़ा संगम है। और वहीं उसके साथ-साथ गंगा जमुनी तहज़ीब का भी शहर है लखनऊ, है ना? सब कुछ साथ-साथ चलता रहता है। सब कुछ साथ-साथ चलता रहता है। कहीं पर आपको लगेगा कि बड़ा आसान आराम है, बहुत सुकून है, और कहीं पर ज़िंदगी तेज़ से भागती दिखेगी, ज़माने के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे जाती हुई दिखेगी। अब न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान भी एक ऐसा ही संस्थान है। और पेपर मिल कॉलोनी में जो निशादगंज में जो एक कैफे आज़मी प्रेक्षागृह है, उसका तो कहना ही क्या, जो भी हाल में ही बना है। बिल्कुल, अभी हाल में बना है, बने हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन इसी तरह से एक खूबी और है, जैसे कि शाम अवध जो बात हम कर रहे थे, वो इसलिए भी है कि पूरे शहर के बीच से गोमती नदी बहती है, तो वाक़ई जब शाम का नज़ारा जो है वो देखते बनता है। हमने वैसे तो बताया कि शहीद स्मारक है गोमती तट पर, लेकिन जो बीच से नदी बहती है उसमें बहुत सारे और भी कुछ आयोजन होते रहते हैं खेल के नदी वाले। और उसके साथ-साथ अब किनारे काफी खूबसूरत बना दिए गए हैं, आप शाम को बैठकर वहां पे एक अलग आनंद ही ले सकते हैं। तो रिवर फ्रंट जो बन गया है वो बहुत खूबसूरत हो गया है, तो वो भी देखते ही बनता है। अच्छा बुआ, लखनऊ की कनकौवेबाजी और जो दूसरे खेल हैं वो भी खासी मशहूर हैं। और लखनऊ की कौवेबाजी कहोगे तो लोग नहीं समझेंगे, यानी पतंग उड़ाना। और पतंग यहाँ पर खास तौर से अगर बता दें तो दीपावली के दूसरे दिन उड़ाई जाती है, बाकी सब बहुत सारी जगहों पर खिचड़ी के दिन या उत्तरायण पर, लेकिन यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन तो उड़ाई जाती है। और साल भर जो है तरह तरह के जो आयोजन होते हैं, प्रतियोगिताएं हैं, वो तो पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं, मुर्गा लड़ाने की प्रतियोगिताएं, ये भी अभी भी होती हैं। गोमती के तो इस तरह के इस तरह के भी होते रहते हैं, खेल होते रहते हैं। तांगे की रेस होती थी, शायद वो सब नहीं है। लखनऊ में जाने पर तांगा भी मिलता है, आप तांगे पर अभी भी बैठ सकते हैं चौक इलाके में। और चौक का जब नाम आया है तो अगर सर्दियों में जाते हैं तो वहाँ पर जो मलाई मक्खन मिलता है उसका आनंद उठा सकते हैं। अब खाने पीने की बात आ गई बुआ, आप खाने पीने की बात करिए। अगर चौक जा रहे हैं तो चिकन की कढ़ाई जो यहाँ की फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये भाई। ये हमारे मोहल्ले में नहीं, पूरे लखनऊ में वर्ल्ड फेमस है कि जो यहाँ की चिकन की कढ़ाई है वाकई बहुत ही, उसमें बहुत विविधता है, बहुत तरीके के टांके हैं, और वैसे ही बहुत मन लुभावन होती है, क्योंकि सफेद पर सफेद रंग से की जाती है, जिस रंग का वस्त्र होता है उसी रंग से की जाती है, तो उसकी एक अलग ही आभा होती है ना। और वैसे ही खाने की जैसे तुमने बात की, तो आम यहाँ का दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध है, रेवड़ी है, कुटियां हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, बिरयानी और कबाब और न जाने क्या क्या, बहुत सारी लखनऊ की बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो बहुत मशहूर हैं। अब खरीदारी के लिए अगर जाना चाहें तो पुराना बाजार है अमीनाबाद, जहाँ गड़बड़ झाला है, जहाँ स्त्रियों के सामान का बिल्कुल भंडार है। गड़बड़ झाला तो बहुत खूबसूरत जगह है ये भी, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो जरा मतलब संभल के चलें आप। लेकिन फिलहाल अगर आपको वैसे आनंद लेना है, खूब धीरे धीरे शाम को टहलना चाहते हैं आप, कहीं इधर चाट खाना चाहते हैं, कुछ यूं ही देखना चाहते हैं, तो आप हजरतगंज चले जाएं। वहाँ पर पहले भी छोटे वाहन नहीं जाते थे और आप वहाँ पैदल चलकर खूब आनंद ले सकते हैं। अब कुछ काफ़ी चीज़ों में बदलाव भी आया है, उसका भी आनंद लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप लखनऊ बहुत तरह से घूम सकते हैं, अलग अलग अंदाज से घूम सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयाम उसके आप देखकर आनंद उठा सकते हैं, है ना।
बुआ, बारिश का मौसम आ गया है और हम आ लखनऊ गया, घूम रहे जाने हैं। वाला नहीं है? अरे अब तो जोरदार आया है। भाई हमने सोचा आया है तो जाएगा भी। लेकिन संग में जो चीजें छोड़ के जाएगा ना, जाएगा क्या, मतलब जाते जाते भी क्या, आते आते भी सब तरह से। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो संग में ढेर सारे सीलन, फंगस, कहीं कोई कपड़ा उठाओ तो लगता है पता नहीं भीगा है कि सूखा है, कुछ समझ ही में नहीं आता अजीब है। सी महक आती रहती है। महक तो छोड़ो, पहले तो यही नहीं समझ में आता कि सूख गया है कि भीगा है। सही बात है। आप तय लगा के रख दो, बाद में पता चलता अरे ये तो गीला गीला रख दिया था अंदर, है ना? और फिर उसके बाद जब गीला गीला ऐसा बहुत होता रहता है तो फिर उसमें सफेद 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 या सफेद। हरा हरा कुछ नजर आता है और तब धक से रह जाते हैं हम कि अरे फंगस लग रही है। लग रही है, फेंक दिया जाए। तो भाई ऐसा मौका ना आए तो इससे अच्छा ये है कि जो बारिश के मौसम जो सुहाना सुहाना होता है, रिमझिम फुहार होती है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो वो ऐसे ही बना रहे, मन खुश रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो घर के फर्नीचर हैं, हाँ, कपड़े हैं और दूसरे सामान हैं, उन पर फंगस का राज ना होने पाए, ये देखना पड़ेगा। किया जाए क्या, ये पहले बताओ। भाई मतलब ये तो उसको बरसाती हवा का कमाल है जिसमें बहुत सारी नमी होती है और यही नमी सीलन और फंगस को जन्म देती है। हाँ, तो इससे बचने के लिए कुछ खास काम करने होंगे, जैसे हर रोज घर की अच्छी तरह सफाई करें। जी, बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी तो आ नहीं रही है और कई बार हम जो डस्टिंग है या झाड़न जो होता है उसको करने से रह जाते देते हैं हैं। हम। तो ये ना करें, खूब अच्छी तरह जैसे करते आए हैं वैसे ही सफाई करते रहें। सफाई करें। उसके संग संग जब हमने सबसे पहले कपड़े की बात कही ना राजुल, तो देखो वही बात है कि जब आपको लगता है कि नमी है तो खूब अच्छे से उसका, जैसे कि जहां पर कपड़ा दोहरा तेहरा कहीं कहीं चौपर्ट होता है, सारे कपड़ों में बाहों में जैसे कफ है तो मोटा है, कॉलर मोटी है, तो इन सबको अलग अलग हाथ से देख कर रखें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको घर समेटना है, हटाना है, तो थोड़ा आयरन कर लें उस पर। तो वो उसको अच्छे से सुखा के रखें, है ना? तो ये तो घर की सफाई के संग संग इन सब चीजों का भी ख्याल रखें। जरूरत पड़े तो पंखा चलाकर कपड़े सुखा लें, जमीन को सुखा लें, या जहां पर जैसे डस्टिंग की या पोछा लगाया तो थोड़ा सा ये ना सोचें कि बिजली खर्च होगी या पैसा खर्च होगा। ठीक से सुखा के करें, क्योंकि बाद में जो दिक्कत आएगी, जो बीमारी आएगी, वो ज्यादा पैसे खर्च करवाएगी और तकलीफ भी देगी, है ना? अच्छा बुआ, ये सब तो होता है, लेकिन जो किचन और बाथरूम है वो ऐसी जगह है जहाँ पानी रहता ही रहता है। अरे तो खास तौर से जहाँ बर्तन धोने की जगह है या जो आपका बाथरूम है वहां पर पानी रहता है तो उसको सूखा रखें हमेशा, बराबर वाइपर से या पोछे से, जिस तरह से भी आप चाहें उसको सुखाते रहें। यानी कि आप एक दो पोछे और निकाल लें, और बल्कि पोछे से ज्यादा जरूरी हमें तो लगता है राजुल कि जो कपड़े पतले रखें, ताकि वो अगर आप उसको जब सुखाएं तो उसके बाद वो खुद कपड़ा अच्छे से सूख जाए। ऐसा ना हो कि बहुत मोटा वाला रखें, 2-3 कपड़े रखें, बदलते रहें, और थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा तकलीफ दें। जैसे ही धूप निकले तो ये सब कपड़े फटाफट धूप में डालें, फटाफट सुखा लें, सब कर लें, सारी व्यवस्था, खिड़की दरवाजे भी खोल दें। हाँ, चाक चौबंद रहना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? और क्रॉस वेंटिलेशन पर ध्यान दें हमेशा कि मतलब घर में वो बना रहे। फर्नीचर जो है उसको जैसा कि भी कहा था रोज उसमें झाड़न करें। और अगर सूखे कपड़े से करें, उसके संग संग एग्जॉस्ट फैन चला लें, तो ये सब चीज ध्यान रखें। उसके संग संग अगर दीवार पर कुछ लग रहा है तब क्या करें? सिरके का प्रयोग। हाँ, अगर दीवार पर फंगस लग रही है तो सिरके को स्प्रे कर दीजिए। अच्छा। तो और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, आधे घंटे के बाद उसको ब्रश से या स्क्रब से गर्म पानी डाल के अच्छे से धो दीजिए। लो, यही तो हम भी कह रहे थे। इसके संग से एक चीज और भी कह रहे थे हम तो, कि बेकिंग सोडा भी बहुत मदद करता है। बुआ तो जानती है ना। अरे तुम ही लोगों से सीख रहे हैं कुछ कुछ चीजें। जैसे 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें और फंगस लगे स्थान पर स्प्रे कर दें, तो 1 घंटे बाद उस जगह को ब्रश से साफ कर दें, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। अब अलमारी में भी कई तरह के जैसे वो छोटे छोटे कुछ कीड़े निकलने लगते हैं, तो वो ना निकले उसके लिए कपूर और लौंग को एक कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दें, तो उससे भी फर्क पड़ता है। जी। और इसी तरह से समस्या तो आती है, लेकिन नीम के सूखे जो होते हैं उसको भी सुखा के पत्तियां, उसके भी गुच्छे आप कपड़े में बांधकर रख सकती हैं कपड़ों के बीच में। ऐसा ना सोचे कि नीम की महक आएगी, नीम की महक को अच्छा महसूस करें और उसका सोचे कि आपको कितनी चीजों से बचाता है। सही बात तो कुछ इस तरीके की चीजें तो हैं, उनका ध्यान रखें। और रेनकोट है, छाता है, ये सब सुखा कर ही रखें। अरे बेहतर है कि कहीं बाहर ऐसी जगह रखें कि वो टंगा रहे, ताकि आप कहीं जाने लगे तो याद भी रहे। ऐसा नहीं कि सुखा के अंदर रख दिया तो बस रख दिया। अच्छा बुआ, जो बदबू आती रहती है उससे बचने के लिए एक देसी फ्रेशनर बनाया जाए।
कैसे? बताओ। जैसे दालचीनी है और लौंग है, तो इन दोनों को भिगो दें थोड़ी देर के लिए पानी में, और उसके बाद इस पानी को उबाल लें। मतलब दालचीनी और लौंग मिला दोनों को अच्छी तरह से उबाल लें, खूब उबाल दे दे, और फिर इसको फ्रेशनर की तरह छिड़के चारों तरफ। क्या बात है, वाह वाह। तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं कि घर में चौड़े मुंह के बर्तन में नमक भर कर रखें। नमक नेचुरल तरीके से नमी सोखता है तो वातावरण को स्वच्छ भी रखता है, तो वो भी आप जगह जगह रख सकते हैं घर में। और ऐसे ही आप जो लेमन ग्रास होती है इसका भी पानी बना सकते हैं फ्रेशनर के तौर पर, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। प्राकृतिक फ्रेशनर हो गए ये सारे। और कालीन वालीन जैसे जो मोटे हैं, उन पर्दे ये सब, इनका मोटे पर्दों का उपयोग ना करें आजकल बरसात में, उनको अंदर करके रख दें, क्योंकि लपेट के हटा दो भैया। अपना वो भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें। और अगर लॉन हो तो वहाँ आसपास कंक्रीट थोड़ी सी बिछा लें, ताकि वहां से पानी रिस कर ना आए, ऐसा ना हो कि घर के अंदर आ रहा हो। कई बार दीवारें पूरी पूरी भीग जाती, तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें ये सब हो जाएगा तो हो जाएगी ना। तो गीत सुनाओ तो सब अच्छा हो ही जाएगा। नमस्ते। नमस्ते हाजी नमस्ते। नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। बसते बसते और बस गई दुनिया बसते बसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। आते जाते मिले गली में, आते जाते मिले गली में, हो गई उल्फत हंसी हंसी में, हंसी हंसी में, दुनिया रह गई जलते जलते, दुनिया रह गई जलते जलते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब पहले नमस्ते होगी तो प्यार तो हो ही जाएगा हंसते हंसते। तो मेल मुलाकात का शुरुआती ऐसे ही होती है। हमने भी तो कार्यक्रम के शुरू में ही बता दिया, लेकिन हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम एक ही व्यक्ति नहीं कहता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन उस समय हमने बहुत सारे तरीके के तौर पर ये बताया कि क्या क्या अलग अलग होता है। और ऐसे ही नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, साष्टांग, ये सारी चीजें तो हैं ही। और अभिवादन की परंपरा अगर विकसित हुई तो हमने जाना कि इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी एक दूसरे से मिलने पर सांकेतिक रूप से या अपने हाव भाव से कुछ एक खास तरीके की आवाज निकालते हैं, तो फिर तो भाई हम इंसान हैं। बिल्कुल। तो हम भी इस तरह अपनी खुशी जताने के लिए या स्वागत का भाव दिखाने के लिए हमने अभिवादन का इंसान ने आविष्कार किया होगा, यही सोचकर चलना पड़ता है। और अभिवादन को लेकर हर जगह पर
वही गर्मजोशी, वही खास एहसास नजर आता है, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया का कोई दूसरा देश। हाँ, ये और बात है कि जो भारत के अभिवादन हैं वो थोड़ा जरा अलग किस्म के हैं। हम हाथ विनम्रता। जोड़कर प्रणाम चक्र के पास, हृदय चक्र के पास अपने हृदय को लाकर, हाथों को लाकर प्रणाम करते हैं, जी। तो वो अंदाज ही कुछ और है। अंदाज ही कुछ और होता है। और अगर हम सच में अगर सही तरीका देखा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आज्ञा चक्र पर हम अपने हाथ ले जाते हैं, बल्कि सर को भी झुकाते हैं और ये हम बताते हैं आपको कि हम विनम्रता से, सहजता से, सरलता से आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, है ना। तो वैसे कुछ बातें भी कही गई हैं और हमारे यहाँ तो जैसे कि नमस्कार भी कहते हैं, प्रणाम भी कहते हैं, तब भी दोनों हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं। और एक तरह से जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है बड़े लोगों की, और वो भी बड़े प्यार से हमें देते हैं और हम उसे भी सर झुका कर लेते हैं। वैसे तो अभिवादन जब हम मिलते हैं या विदा होते हैं दोनों समय ही किया जाता है कि नहीं। यानी कि दुआ सलाम कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी के स्वागत में केवल खड़े हो जाना भी उसका स्वागत होता है, हाथ जोड़कर सत्कार करना, बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का पैर छूना, गुरुओं का पैर छूना भी है ना। वणक्कम, खम्मा घड़ी, आदाब, सलाम वालेकुम, ये सब तो हमने कहा ही था। इसके अलावा राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जिनेंद्र, जय माता दी, ये सब भी कहा जाता है। बिल्कुल। लद्दाख में झूले कहा जाता है, ताशी देलेक भी कहा जाता है। इसी तरह भारत में जो अलग अलग नदियां हैं, आपने बताया था, वहां पर भी अलग अलग अभिवादन होते हैं। लेकिन बुआ, अब अभिवादन का जो समय है ना, वो आ चुका है, विदाई के अभिवादन का। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। लेकिन फिलहाल हम आपसे रोज मिलेंगे, सोमवार से शुक्रवार। अभी दीजिए इजाजत। प्यारी बुआ का और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।